नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम अनुज प्रताप के इनकाउंटर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर में भरत सोनी सराफा के यहाँ लूट हुई थी, जिसमें कुल 14 लोगों को पुलिस आरोपी बनाई थी। 9 गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 का इनकाउंटर हो गया और 3 अभी भी फरार हैं। इस लूट में सबसे पहले 5 सितंबर को मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था और 22 सितंबर को अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हो गया। अब बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन है कि 22 को हुआ कि 23 को हुआ। कोई मीडिया वाला 23 को इनकाउंटर बता रहा है, कोई 22 को बता रहा है। तो 22 की जब सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई, तो 22 के 12 बजे रात के बाद आप जानते हैं कि डेट बदल जाता है, 23 तारीख हो जाता है। तो इसलिए कोई 23 तारीख कह रहा है, कोई 22 तारीख कह रहा है, लेकिन इनकाउंटर तो हुआ है, ये सच है। अब बात करते हैं कि जो इनकाउंटर हुआ उसमें बहन का आरोप कुछ और है। जो अनुज प्रताप की बहन हैं, जिनका नाम अमीषा है, उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर किसी को न्याय मिलना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर एक केस वाले को पुलिस एनकाउंटर करती है और 40 केस वाले जेल में चले जाते हैं। वहीं अनुज प्रताप के पिता का भी आरोप है, जो धर्मराज सिंह जिनका नाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 पार्टियों की राजनीति में मेरा बेटा राजनीति का शिकार हो गया। अखिलेश यादव बार बार सवाल उठा रहे थे मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद कि अगर मंगेश यादव ठाकुर होता तो उसकी एनकाउंटर नहीं होती। उसी को यूपी सरकार बैलेंस करने के लिए एक ठाकुर का भी एनकाउंटर कर दिया। आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बेशक वो जाति और धर्म के नाम पर वोट लेती हैं, लेकिन उन्हें जाति और धर्म का कोई परवाह नहीं है। दूसरी बात कि न्याय हित में क्या एनकाउंटर सही है? एनकाउंटर उन परिस्थितियों में होती है जब दोनों तरफ से मुठभेड़ हो। आपने सुना होगा कि नक्सलियों के साथ छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ हुआ, तमिलनाडु में मुठभेड़ हुआ, झारखंड में हुआ। तो वहाँ पर एक तरफ से नक्सली होते हैं, एक तरफ से सुरक्षाकर्मी होते हैं, और सर्च के दौरान मुठभेड़ होती है, उसमें मारे जाते हैं। यहाँ पर चाहे मंगेश यादव का एनकाउंटर हो, चाहे अनुज प्रताप का एनकाउंटर हो, अगर आप घटना स्थल और थाने और घटना की तारीख बदल देंगे तो दोनों की कहानी आपको एक ही तरह की नज़र आएगी। जब उन्नाव के जो एसपी हैं दीपक भुक्कर, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अनुज प्रताप के यहाँ से 2 पिस्टल, 7 खोखे, 3 जिंदा कारतूस और एक बैग जिसमें कुछ चांदी के गहने थे, और एक काली रंग की मोटरसाइकिल जिसके पीछे नंबर प्लेट नहीं है, आगे नंबर प्लेट है। दोनों घटना आपको एक ही तरह की नज़र आ रही है कि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद भी एक पिस्टल, एक कट्टा बरामद हुआ था और एक बैग बरामद हुआ था अमेरिकन टूरिस्टर का, जिसमें कुछ चांदी के गहने थे और नए कपड़े भी मिले थे, और एक मोटरसाइकिल वहाँ से भी बरामद की गई थी। तो ये पुलिस जो कह रही है कि ये एनकाउंटर इसलिए माना जाए, जबकि परिवार वाले और राजनीतिक पार्टियों का जो विपक्ष में है उनका आरोप है कि नहीं, यह भी एक एनकाउंटर नहीं, ये हत्या हुई और ये पुलिस द्वारा
राजनीतिक दबाव में की जा रही है, बैलेंस करने के लिए कि पुलिस निष्पक्ष है, वो किसी जाति का एनकाउंटर नहीं करती है, वो अपराधी का एनकाउंटर करती है और अपराधी किसी भी जाति का। अब एक आंकड़ा आपको जान लेना जरूरी है कि पिछले योगी जी के 7 साल के कार्यकाल में 12,964 यूपी में एनकाउंटर हुए। एनकाउंटर का मतलब आपको बार बार हम समझा रहे हैं कि किसी की हत्या नहीं होती है। एनकाउंटर का मतलब मुठभेड़ होता है, अपराधियों के साथ और पुलिस के साथ आमना सामना हो जाता है, उसमें फायरिंग होती है तो उसे मुठभेड़ कहते हैं। और उसमें जो मारा गया तो उसको कहा जाता है कि एनकाउंटर में मारा गया। तो 12,964 पिछले 7 सालों में योगी जी के शासनकाल में एनकाउंटर हुए हैं। इसमें कई एनकाउंटर ऐसे हुए हैं जिसका अभी तक जांच सामने नहीं आया या जांच सवालों के घेरे में है, तब तक अगला एनकाउंटर हो जाता है। आसान भाषा में आपको अगर हम समझाएं तो हर 13 दिन में पुलिस यूपी की एक एनकाउंटर करती है। इसके बाद भी घटनाएं चोरी, लूट, बलात्कार, डकैती की थमने की नाम नहीं ले रही। तो फिर इतना एनकाउंटर करने का क्या अपराधियों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, यह भी सोचने का विषय है। अब बात करते हैं कि जो अनुज प्रताप हैं, इनके पिता का आरोप है कि मेरा बेटा तो इस लूट में शामिल ही नहीं था, तो कैसे उसकी पुलिस ने एनकाउंटर कर दी। और यह भी आरोप बहन के द्वारा लगाया जा रहा है अनुज प्रताप की कि पुलिस ने उसे पकड़ कर मारा है, न कि पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा है और उसके बाद मारा है। आपके मन में क्या ये सवाल नहीं आता है कि जो दोनों एनकाउंटर हुए, चाहे मंगेश यादव का हो चाहे अनुज प्रताप का हो, इसमें पुलिस ने यह नहीं बताया कि दोनों परिस्थितियों में गाड़ी कौन चला रहा था। जो गाड़ी चला रहा था वो अपराधी था या उसका साथी था। जो मारा गया वो गाड़ी के पीछे था या गाड़ी चला रहा था। अब बताइए कि दोनों एनकाउंटर में दिखाया जा रहा है कि दो अपराधी जा रहे थे। अब जो लूट करेगा, वो घटना होती है 28 अगस्त की और मारा जाता है 22-23 सितंबर की भोर में। इतने दिनों से कोई गहने लेकर बैग में घूमता रहेगा, ये बात आपको हजम होती है। और वो भी सिर्फ उसे चांदी की ही गहने मिले थे, और जान जोखिम में डालकर चांदी बेचने कौन जाएगा जहां पुलिस आए दिन छापेमारी कर रही है। तो इन सवालों का जवाब जब तक न्यायिक जांच नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा। और न्यायिक जांच की आप अपने देश की स्थिति जानते हैं कि सालों दर सालों फाइलों में बीत जाता है और तब तक लोग भूल जाते हैं कि घटना की क्या थी और अपराधी कौन था और उसके साथ पुलिस ने क्या किया और न्यायपालिका ने उसे बरी किया या सजा दिया। किसको इस बात से फर्क पड़ता है। लेकिन जिसके परिवार का चिराग बुझ गया, उसकी दर्द की पीड़ा आप महसूस कैसे करेंगे। आपको तो सिर्फ अपराधी दिखता है। अपराधी को सजाएं दिलाने के लिए हमारी न्यायपालिका है, और न्यायपालिका के होते हुए बाईपास करके सरकारें खुद को छवि को बेहतर बनाने के लिए एनकाउंटर की रास्ता अपना रही है। मुंबई में भी आपने देखा होगा कि बदलापुर में 2 लड़कियों के साथ जो यौन उत्पीड़न का मामला आया था, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे यह कह दिया कि उसने पिस्टल लेकर भाग रहा था। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली मार दी। अब यूपी में देवा भाऊ के पोस्टर लग रहे थे। जिस तरह आपने एक सनी देओल की मूवी देखी थी जिसमें कहता है कि देवा की अदालत है जिसमें किसी
को माफ़ नहीं किया जाता है। तो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पोस्टर लग रहे हैं और उनकी छवि चमकाई जा रही है कि देवा भाऊ जो हैं उन्होंने अपराधी का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन उसमें 2 अन्य अपराधी हैं जो बीजेपी के जुड़े होने की बात कही जा रही है, उनका अता पता नहीं। और जो स्कूल का सफाई कर्मी था उसको पुलिस मार देती है और सारे इल्ज़ाम उस पर लगा देती थी। स्कूल का सारा सीसीटीवी गायब है, उस पर कोई चर्चा नहीं। एनकाउंटर हुआ, अब उसे खुद को साबित करने का भी मौका नहीं मिलेगा कि उसने जो अपराध किया था वो सही है या गलत है। ये साबित भी नहीं हुआ। पुलिस ने एनकाउंटर करके साबित कर दिया कि असली अपराधी वही थी। तो ये बातें आप देख रहे होंगे कि आए दिन ये खबरें चल रही है, लेकिन इस पर फिर से न्यायपालिका को, जिस तरह बुलडोज़र पर न्यायपालिका ने रोक लगा दिया, उसी तरह बुलेट पर भी न्यायपालिका को रोक लगाना चाहिए। जबकि न्यायपालिका ने अपने जजमेंट में कहा है कि अगर कोई पुलिस वाला फर्जी एनकाउंटर करता है और ये साबित हो जाता है तो उसे उम्र कैद या फांसी की भी सज़ा हो सकती है। इसके बावजूद भी सरकारें सदन में बोलती है कि सद्भावना नहीं, बुलेट चलेगी उनके लिए, और पुलिस वाले बुलेट चलाते हैं। तो इस पर क्या न्यायपालिका को एक्शन लेना चाहिए, इस पर भी मुझे आशा है कि न्यायपालिका एक्शन लेगी और इन सरकारों को बेलगाम जो हो गए हैं इनकी लगाम कसने का काम करेगी, ताकि न्यायपालिका पर लोगों का आस्था बना रहे और न्यायपालिका द्वारा अगर कोई दोषी है तो उसे सज़ा मिले, अगर निर्दोष है तो उसे बरी किया जाए। तो ये था आज अनुज प्रताप से जुड़ी कुछ खबरें जिसे हमने आपको बताया, और काफ़ी तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन न्यायपालिका से ही पीड़ित परिवार को भी न्याय मिलेगा और जिसके यहाँ लूट हुई है उसको भी न्याय मिलेगा। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।